Hello dear friends, our next topic is company account. Introduction. कंपनी का मीनिंग आपको बताने की जरूरत नहीं, पहले बहुत अच्छे से ये बताना पड़ता था कंपनी का मीनिंग, क्योंकि अब आपने क्या है, कंपनी लॉ पढ़ लिया है, तो उसमें कंपनी मीन्स कम टुगेदर, कॉम्पनीज मीन्स कम टुगेदर, गेट टुगेदर, तो आओ इकट्ठा मिलके काम करें। पहले क्या था कि भाई वो इकट्ठा मिलके जो अर्न करते थे वो बांटने के लिए वर्ड यूज होता था। तो यही कह रहा है कंपनी जो है लैटिन वर्डिंग्स, जो लैटिन वर्ड्स हैं, कॉम विद टुगेदर, पेनिस का मतलब ब्रेड, तो वो ब्रेड शेयर करते थे मिलजुल के, तो वहीं से कंपनी ये बना जो वर्ड है, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। और एक एसोसिएशन है जिसमें मिलके शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं और उस ग्लोबलाइज करते हैं आपकी सेविंग को, थोड़े थोड़े पैसे। अब मान लो आपके पास 10,000 है, उसके पास 20,000 है, उसके पास 40, आप 30, आप क्या बिजनेस कर लेंगे इस पैसे से? लेकिन आप कंपनी में लगा दो, आपके 10,000, किसी के 20, किसी के 5,000, किसी के 2,000, वो लाखों लोग कंपनी में लगा देंगे। वो छोटी छोटी जो सेविंग्स थी लोगों की, वो क्या है, ग्लोबलाइज लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी पैसे की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो मोबिलाइज हो जाएगा सारा, वो पैसा एक बड़े स्केल पे बिजनेस करने के लायक हो जाएगा, जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर हो जाएगा। तो ह्यूज फंड की जब जरूरत हो तो वो कंपनी में ही पॉसिबल है। कंपनी बनाने का एम ही ये है, बड़े स्केल पे बड़े बिजनेस करना। बाकी कंपनी एक्ट की सेक्शन 2 क्लोज 20 डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट 2013 और अर्लियर एक्ट जैसे कि 56, तो दैट इज कंपनी। फीचर वही कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, नॉट अ सिटीजन, सिटीजन नहीं हो सकती, हाँ नेशनलिटी हो सकती है, इंडियन है कि फॉरेन है, शेयर ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 क्लॉज 68, जो रिस्ट्रिक्ट करता था कि ओपन मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोस्पेक्टस से लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, अपने सर्कल से पैसा इकट्ठा करना है। प्राइवेट कंपनी को इसीलिए काफ़ी प्रिविलेज भी मिले हुए हैं, ओपन मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकते, मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो सारा पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करना है, कपल को सिंगल काउंट करना है, वो सारी बातें प्राइवेट में थी। लेकिन पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप फ्रीली ओपन मार्केट में, शेयर मार्केट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनीज की पीरियोडिक ऑडिट होती है, कंपल्सरी ऑडिट होती है, सीए के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसमें, हर कंपनी की ऑडिट सीए से होती है। ओके, शेयर होल्डर का एक्सेस है, उनको फाइनल अकाउंट की कॉपी मिलती है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट डिफरेंट है, मैनेजमेंट संभालते हैं डायरेक्टर, ओनर हम लोग शेयर होल्डर, तो वो सेपरेट रहते हैं मैनेजमेंट और ओनरशिप। कॉमन सील, आपको पता है कॉमन सील कंपल्शन तो नहीं है, कॉमन सील की जगह आप 2 डायरेक्टर के साइन करवा दो या 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी के साइन, तो वो कॉमन सील की जरूरत नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी, स्टैंप जो है। ओके, तो टाइप ऑफ कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी कह रहा है, जो आरबीआई, एलआईसी, ये स्पेशल गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एलआईसी वगैरह। बाकी आमतौर पे कंपनी विद शेयर कैपिटल, नॉर्मल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, गारंटी विद शेयर और विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है। सपड़ा फॉरेन कंपनी, जो इंडिया के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, बाहर के एक्ट में रजिस्टर्ड है, दैट इज फॉरेन कंपनी। अब ये देखो प्राइवेट कंपनी बता रहा है, जिसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, रिस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफर पे, 200 से ज़्यादा मेंबर ना हो, मेंबर की काउंटिंग करते वक्त प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय नहीं गिनने, ठीक है, ये बात हो चुकी है हमारी पहले भी। और पब्लिकली कोई भी आए पैसा दे उसे शेयर अलॉट नहीं कर सकते, सर्कल में, फैमिली रिलेशन में ही पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। कोई भी पैसे लेके आया और आपने उसको शेयर दे दिए ना, तो ये ब्रीच हो जाएगा प्राइवेट कंपनी की कंडीशन का, तब आपको ट्रिब्यूनल कहेगा यू हैव टू कन्वर्ट योर प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। इतना ही शौक है ना ओपनली शेयर बेचने का, तो पब्लिक कंपनी बना लो, प्राइवेट कंपनी में ओपनली अलाउड नहीं होता। पब्लिक कंपनी
तो कह रहा है जिसके एंड में लिमिटेड वर्ड होता है, एलटीडी डॉट ज़्यादातर, और वो सेक्शन 8 वाली एक्सेप्शन है, प्राइवेट पब्लिक सेक्शन 8 चैरिटेबल बन गई तो वो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड दोनों ही नहीं चाहिए। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो पूरा LIMITED लिमिटेड वर्ड कंप्लीट लगा होता है अक्सर गवर्नमेंट कंपनी के एंड में। ओके, पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं, जिसकी पेड अप कैपिटल ज़्यादा होती है। अब ये फिक्स नहीं है पेड अप कैपिटल, पुराने लॉ में था पब्लिक कंपनी में 5, प्राइवेट कंपनी में 1 लाख। नए लॉ में कहता है जी जो भी जरूरत पड़ेगी प्रेस्क्राइब कर देंगे, फिलहाल कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। तो वो पुराने लॉ वाली लिमिट लेके लोग चल रहे हैं 5 लाख वाली। ओके, प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक की सब्सिडरी बन गई तो वो भी क्या मान ली जाएगी, डीम्ड पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 60% इक्विटी शेयर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर किसी पब्लिक कंपनी ने खरीद लिए प्राइवेट कंपनी के, तो वो प्राइवेट कंपनी क्या है, वो भी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, डीम्ड पब्लिक कंपनी, वो इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। ओके, ओपीसी आपको पता है सिंगल पर्सन कंपनी है, अकेला ही बंदा मेंबर, वही डायरेक्टर बन जाता है, एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, सब पढ़ लिया। स्मॉल कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। अब ये 20 करोड़ की जगह यहाँ 100 करोड़ हो गया मैक्सिमम, फिलहाल तो वो सीलिंग 2 करोड़ ही है, पर बढ़ा के 600 करोड़ तक कर सकते हैं। और पेड अप कैपिटल 50 लाख उससे ज़्यादा ना हो, ये सब ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। तो अपने को ये कह रहा है कि भाई सब्सिडी कंपनी होल्डिंग क्या है, ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल रख ले, पेड अप कैपिटल से मतलब क्या था, हमने पढ़ा था इक्विटी कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर से। हालांकि एक्ट में पेड अप कैपिटल वर्ड का मीनिंग डिफाइन नहीं है, तो जनरली इसका मीनिंग इक्विटी कैपिटल और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर से ले लेते हैं। ओके, फिर लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अनलिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं, अनलिस्टेड, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो सकती, वहां शेयर खरीदे बेचे प्राइवेट के नहीं जा सकते। गवर्नमेंट कंपनी, जब एक कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल खरीद ले तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है। और शेयर जो है वो अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर हैं तो नंबर ऑफ वोटिंग राइट शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग देखो, 51% सरकार के पास है तो गवर्नमेंट कंपनी। अगर देयर इज नो डिफरेंट वोटिंग राइट शेयर तो सिंपल है, बस फिर इक्विटी कैपिटल देखो, 51% कैपिटल सरकार ने खरीद ली तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो ये कंपनी लॉ का मैटर है, टाइप ऑफ कंपनी से रिलेटेड है, वहां पढ़ लेंगे आप। बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ ये भी आप इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेक्शन है 128 कंपनी एक्ट में, वो कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट मर्केंटाइल बेसिस पे बनाने हैं, ड्यू बेसिस पे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनी को अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल लोग बना लेते हैं कैश बेस पे कि जो आया वो इनकम, जो आउटस्टैंडिंग अक्रूड है वो छोड़ो, जो पे किया वो खर्च, जो आउटस्टैंडिंग है वो छोड़ो। लेकिन कंपनी को कैश बेसिस पे अकाउंट बनाना अलाउड नहीं, वो ओनली मर्केंटाइल बेसिस। मिक्स भी नहीं कर सकते हाइब्रिड कि थोड़ी चीज़ें कैश बेस पे लिख लें और थोड़ी चीज़ें अक्रूवल बेस पे, ना ना, आपको अक्रूवल यानी मर्केंटाइल बेसिस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने जरूरी हैं। सारी बुक्स, रिकॉर्ड, पेपर कहाँ पड़े होने चाहिए कंपनी के, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। सारी बुक्स, रिकॉर्ड, पेपर, डॉक्यूमेंट सब रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़े होने चाहिए। और कंपनी को अलाउड है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये मैनुअली तैयार कर ले या कंप्यूटराइज, ये चॉइस है कंपनी की, कंप्यूटराइज भी तैयार कर सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 129 कहता है जो फाइनल अकाउंट बनाने हैं ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाने हैं। 129 के फाइनल जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एएस को फॉलो करते हुए बने। तो ये नेक्स्ट पेज पे भी यही 129 कैरी कर रहा है कि 129 सेक्शन कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह बनाओ विच रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी, स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ कंपनी, कि भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखे दुनिया को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में। शेड्यूल 3 फॉर्मेट आपने +2 से पढ़ा है। सेक्शन 129 कहता है कि शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 के अंदर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस।
कहता है जी आप शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट है वैसे ही बनाएंगे बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कंपनी अपने अकाउंट बनाए मैनुअल या कंप्यूटराइज। वैसे आज के टाइम में मैनुअल बन ही नहीं सकते, इतना झमेला होता है, कंप्यूटराइज ही बनते हैं। तो उसका फॉर्मेट जो होगा बैलेंस शीट का, P&L का, शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट के फॉर्मेट के अंदर जो है वही बने। पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में P&L का फॉर्मेट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए बने। तो बता रहा है जो ये फाइनल अकाउंट है ना, इसका प्रोसीजर क्या होता है पहले ये देखना। कंपनी का साल है 2019-20 मान लो, ये फाइनेंशियल ईयर है। वैसे एक सेक्शन आता है 241 जो फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली अभी तक तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही चलता है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना उनको अलाउड है, जो फॉरेन की ब्रांच हैं, फॉरेन की कंपनी ने इंडिया में ब्रांचेस सेटअप कर रखी हैं या सब्सिडरी कंपनी बना रखी है, इनका फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर हो सकता है। क्योंकि वजह है इंटरनेशनली अकाउंट अप्रैल टू मार्च नहीं बनते, हमारे इंडिया में हम अप्रैल टू मार्च बनाते हैं, इंटरनेशनली अकाउंट जनवरी टू दिसंबर बनते हैं। अब मान लो कोई इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी इंडिया में भी है या ब्रांच इंडिया में है। अब इंडिया वाले अगर अप्रैल टू मार्च बनाएंगे तो फिर वो अकाउंट क्लब कैसे करेंगे, पूरे वर्ल्ड के कंसोलिडेटेड कैसे करेंगे? वो अकाउंट इंडिया में जो सब्सिडरी है या ब्रांच है उसको अलाउ कर दिया है कंपनी लॉ में कि यू कैन प्रिपेयर योर अकाउंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर टेकन एज कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर को ही बेस मान के चल लो। लेकिन अब बात चल रही है कि शायद इंडिया के अंदर ही ये सिस्टम क्या अप्रैल टू मार्च की जगह जनवरी टू दिसंबर हो जाए जैसे इंटरनेशनली है, ताकि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। क्लियर? अब देखो फॉरेनर तो बदलने से रहे, अपने में इतना दम तो है नहीं कि हम उनको कह दें तुम भी अप्रैल टू मार्च कर लो, हमें ही बदलना पड़ेगा, उनकी तरह करना पड़ेगा। चलो प्रेशर है सरकार पे। तो चलो ये नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 41 में है। तो फिलहाल 1920 आपका ईयर है। कंपनी में ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च को ही अकाउंट फाइनल हो जाएंगे, ना ना, कंपनी को बड़ी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करनी होती हैं, एरर डिटेक्ट करने होते हैं सारे अकाउंट फाइनल करते वक्त। जैसे मान लो कंपनी के 180 डेटर हैं, 180 लोगों से पैसा लेना है और 110 क्रेडिटर हैं जिनको देना है, तो उनसे बैलेंस कंफर्मेशन मंगवाती है भाई सबसे, भी तुमने हमें इतना देना है या हमने तुम्हें इतना देना है, क्रॉस वेरीफाई करके फिगर फाइनल करती है। तो मान लो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिसे आप फाइनल अकाउंट कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो फाइनलाइज्ड हुई हैं एंड साइंड या कह दो अडॉप्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 1 मई 2020। महीना लग गया, 31 मार्च के बाद एक महीना निकल गया अप्रैल का, तब जाके बोर्ड ने साइन किए कि हाँ ये हमारे फाइनल अकाउंट रेडी है। उसके बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, जो सीए साहब है ना वो ऑडिट रिपोर्ट देता है फाइनल अकाउंट पे। पहले मैनेजमेंट के साइन तो हो जाए फाइनल अकाउंट, फिर ऑडिटर उसके ऊपर अपना कमेंट वेट करता है, चेकिंग तो पहले ही करता रहता है, लेकिन अपनी रिपोर्ट पे साइन फाइनल अकाउंट पे मोड़ के साइन के बाद फिर ये पब्लिक को फॉरवर्डेड टू पब्लिक। पब्लिक का मतलब मेरा है शेयर होल्डर से मेंबर्स को विद द नोटिस ऑफ एजीएम। कंपनी के यहाँ हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल खत्म होने के 6 महीने में। तो पहले आप बोर्ड के साइन करवाओ कि ये हमारे फाइनल अकाउंट है, उसके बाद सीए साहब अपनी रिपोर्ट देंगे, फाइनल अकाउंट के साथ अटैच करेंगे, फिर सीए की रिपोर्ट और फाइनल अकाउंट की कॉपी हर मेंबर के घर में पहुंचा दी जाए। किसके साथ? नोटिस ऑफ एजीएम के साथ, कि नोटिस एजीएम का भेजोगे ना कि इतनी तारीख को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है, यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू द मीटिंग, उसका नोटिस जाएगा, उसके साथ ही फाइनल अकाउंट की कॉपी भेज दी जाती है। और नॉर्मली ये नोटिस 21 दिन पहले जाता है, 21 क्लियर डे बिफोर एजीएम।
पोस्टल डिले के 2 दिन छोड़ दो, लेटर पोस्ट करने और मीटिंग का दिन छोड़ दो। अगर 25 अक्टूबर को मीटिंग है ना, तो 1 अक्टूबर से पहले पहले लेटर पोस्ट कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि लेटर पोस्ट करने का और मीटिंग का दिन नहीं गिना जाता और 2 दिन पोस्टल डिले के गिने जाते हैं। तो ये चलो, ये तो आप पढ़ोगे आप कंपनी लॉ में। वैसे बता रहा हूँ एक रफ आइडिया कि एजीएम से पहले ही लोगों के घर में फाइनल काउंट भेज दिए जाते हैं। लोग अपने घर में बैठ के फाइनल काउंट को डिस्कस कर लेते हैं, बढ़िया पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्शन है कोई नोट कर लेते हैं, सीए साहब की रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, क्या नेगेटिव बातें लिखी हैं उन्होंने ऑडिटर ने वो देख लेते हैं। फिर जब वो मीटिंग में आते हैं तो उनके माइंड में सारी पिक्चर क्लियर होती है, भी ये क्वेश्चन रेज करना है, इस चीज़ पे सवाल है, इस चीज़ पे डाउट है, ऑडिटर रिपोर्ट में ये पॉइंट क्यों आया, ये डिस्कशन करना है। तो वो पहले से तैयारी करके आते हैं। आप वरना आप सोचो मीटिंग में ही अगर फाइनल अकाउंट दिखाओ तो इतनी जल्दी वो कैसे सारे फाइनल अकाउंट पढ़ लेंगे, पूरा बहुत बड़ा बंच होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसीजर होता है कंपनीज में। तो 129 कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं फाइनल अकाउंट कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बने, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के अंडर बने। डायरेक्टर को इस फाइनल अकाउंट को अप्रूव करना है, साइन करने हैं, फिर ऑडिटर साइन करेगा, फिर वो लोगों के घर में बाय पोस्ट भेज दिए जाएंगे। और एजीएम में मीटिंग के दिन भी वहाँ पड़े होंगे, कोई उसको देखना चाहे तो वहाँ देख सकता है। और इसमें क्या कवर होता है फाइनल अकाउंट में, बता रहा है सेक्शन 2 क्लोज 40 बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या चैरिटेबल कंपनीज हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेती हैं, जनरली प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, अगर कोई साल के बीच में शेयर इशू किए हैं या बायबैक किए हैं तो वो दे दो। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर कोई मैनेजमेंट देना चाहती है तो नीचे दे दी जाएगी। क्लियर? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ये स्मॉल कंपनी को और ओपीसी को नहीं बनाना, जरूरत नहीं है, वो एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं, कैश फ्लो बना के नहीं दिखाना इनको। चेंज इन इक्विटी, भाई इक्विटी कैपिटल इशू हुई या बायबैक हुई तो वो बता दो। और अदर कोई नोट्स टू काउंट, नोट्स टू काउंट में कमेंट है कोई देना चाहे मैनेजमेंट, जैसे मान लो कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है जिसकी मार्केट में वैल्यू डाउन होगी, तो मैनेजमेंट ने रिप्लाई दिया कि आर इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है डिवेंचर वगैरह में, बॉन्ड में, वो लॉन्ग टर्म है, और जो रेट गिरा है बाजार में वो टेम्परेरी इन नेचर, वो रेट टेम्परेरी गिरा है, तो हैंस इट हैज़ बीन इग्नोर, हमने उसे इग्नोर कर दिया है, इस तरह। तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी और कोई कमेंट देना है मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट में नीचे दे सकती है एक्सप्लेनेशन। जैसे पॉलिसी बदली, कोई रीज़न चाहिए ना, एएस चेंज हो, लो चेंज या बेटर पिक्चर वाला, तो वो रीज़न आप दे सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है वो, जो आप पॉलिसी की लिस्ट दे रहे हो, फंडामेंटल अजम्पशन नोट फॉलो है वो कमेंट दे रहे हो, किसी काउंटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस दे रहे हो, पॉलिसी चेंज की तो उसका रीज़न दे रहे हो, ठीक है, तो वो सब नोट्स टू काउंट यानी मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन होता है। वो नीचे बता रहा है शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट का, तो शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट का बैंक, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे नहीं लगता, उनका अपना फॉर्मेट है। जो आप +2 में बैलेंस शीट और P&L देखते हो, कैश फ्लो में भी बने हुए थे, वो एक आम कंपनी के लिए बैंक वैसे नहीं बनाता। बैंक का तो P&L बैलेंस शीट अलग है, क्योंकि उनके यहाँ रेवेन्यू और वो उसके मीनिंग अलग है, इंटरेस्ट की इनकम होती है उनको, वो अलग है उनका सिस्टम। उसके तो शेड्यूल है 16 शेड्यूल, बैंक में और इंश्योरेंस में 1 to 16 नंबर सीक्वेंस में लिखने पड़ते हैं शेड्यूल, तो वैसे बनते हैं वो। यानी कहने का मतलब शेड्यूल 3 एप्लीकेबल उन पे नहीं है, बैंक, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे, ओके। और बैलेंस शीट P&L का जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का, पार्ट 1 के अंदर तो किसका है, बैलेंस शीट, पार्ट 2 के अंदर P&L, और ये वर्टिकल बनता है। आपने P&L बैलेंस शीट बने देखे होंगे, वो टी शेप नहीं, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, वो तो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में बनते हैं, कंपनी में तो क्या है, वर्टिकल। जैसे P&L बनता है, फॉर्मेट देखोगे तो रेवेन्यू एंड अदर इनकम लेस ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, लेस रॉ मटेरियल कंज्यूम वगैरह, फाइनेंस चार्जेस और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, डेप्रिसिएशन या अदर रिटर्न ऑफ और अदर एक्सपेंस। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कुछ एरर गलती हो गई हमसे, एरर को ठीक किया गया तो प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम
लेस वो गलती ठीक की तो प्रॉफिट आफ्टर प्रायर पीरियड आइटम। इस तरह से बनाया जाता है फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट देखना चाहो तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेज नंबर 146 पे लगा है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये फॉर्मेट आपको शेड्यूल 3 पार्ट 1, ये वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेज 146 पे लगा है। कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और तो इसका क्या यूज़ है, बहुत ज़्यादा कोई अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आप शेयर होल्डर फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल चाहे वो इक्विटी की हो चाहे वो प्रेफरेंस की हो, अरियर है तो कोई लेस कर लेना, ठीक है ना, वो सारा दिखा देंगे। ठीक है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप जन रिजर्व, P&L का बैलेंस, अगर लॉस हुआ तो माइनस भी इधर ही कर दो, लॉस हुआ ना P&L में तो माइनस में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR वगैरह ये सब कुछ। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन डिवेंचर वगैरह आ जाते हैं, बैंक लोन डिवेंचर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ग्रेचुटी फंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं। फिर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बैंक ऑडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर वगैरह ये आते हैं। फिर नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। फिर इंटेंजिबल असेट्स में कोई गुडविल है या फिर कोई पेटेंट है वो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गई वो, डेफर्ड टैक्स असेट होगी वो। और करंट असेट्स में आपको पता ही है स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इंटरेस्ट, ये सब। कुछ ऐसे बनता है जो फॉर्मेट है वर्टिकल। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 ऑफ द चैप्टर या 146 ऑफ द बुकलेट क्या कह रहा है, ये कह रहा है शेयर कैपिटल दिखा देंगे, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देंगे, मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट। वारंट क्या होता है, जो फुल्ली पेड शेयर होते हैं ना, शेयर वारंट, जो फुल्ली पेड शेयर होते हैं उनको कंपनी चाहे तो शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करके उनका, अगर कोई लेना चाहे तो शेयर सर्टिफिकेट को क्या कर देगी, कैंसिल, उसके अगेंस्ट शेयर वारंट इशू कर देगी। वारंट और सर्टिफिकेट में ये फर्क है, वारंट जिसके पास है वही मालिक है बस शेयर का। सर्टिफिकेट में तो मैंने अगर आपको शेयर बेचने हैं तो कंपनी के पास एप्लीकेशन देके फॉर्मेलिटी करके फिर आपके नाम आएंगे, उसमें टाइम भी लगता है। वारंट तो एक बेरर सर्टिफिकेट हो गया समझो, जिसके पास है वही मालिक है। बेचने हैं तो बस शेयर वारंट सामने वाले को दे दो और वो मालिक बन जाएगा। तो एक तरह से फुल्ली पेड शेयर्स का क्या बनाया जा सकता है, वारंट। तो है तो ये भी कैपिटल का ही पार्ट कंपनी के, मालिक बस जिसके पास वारंट है वो मालिक है। तो ये भी इसमें आ सकता है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी आ गई, अभी शेयर अलॉट नहीं किए, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें दो बातें होती हैं, अगर तो मान लो एप्लीकेशन फाइनल होगी, वापस करने हैं ये, रिजेक्ट होगी बस नहीं देने, फिर तो भैया जब तक नहीं देते करंट लायबिलिटी में दिखाओ बस। एक होता है एप्लीकेशन आ गई अलॉट करने हैं, बस कर देंगे जल्दी, मतलब वापस नहीं करने, करने हैं अलॉट शेयर, एप्लीकेशन आ गई है साल के एंड में, जल्दी अलॉटमेंट लेटर भेजना है, फिर वो पैसा एक तरह से आज नहीं तो कल कैपिटल बनना है तो ऊपर आएगा। मैं तो कह रहा हूं अगर एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, वापस करना है, या रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, वापस करना है, अभी वापस नहीं किया, एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है, तो आप करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, वो तो चुकाने हैं वापस। और एक है कि चुकाने नहीं है, शेयर इश्यू करने हैं। ये शेयर फॉरफीचर भी यहाँ डाल दो कैपिटल हेड के अंदर ही,
शेयर फॉरफीचर, कॉल्स इन एडवांस वगैरह, और कोई जगह ही नहीं है इसको लिखने की। तो शेयर कैपिटल में अरियर काट देना, पेड अप कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंस की इक्विटी की, वारंट वाले पैसे भी, एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट भी, फॉरफीचर भी, कॉल्स इन एडवांस भी, ये सब कहाँ पर देंगे? शेयर कैपिटल के, शेयर होल्डर फंड के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भर देंगे यहाँ पे। कोई सिंकिंग फंड है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल्स ऑफ P&L का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड भी हो सकता है, ये सब प्रॉफिट्स हैं इधर। लॉस हुआ ना P&L का तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही आएगा। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस है, जर्नलिज्म में से भी एडजस्ट हो सकता है। मान लो जर्नलिज्म 20 लाख का पड़ा है और P&L में डेबिट बैलेंस आ गया 14 लाख, तो एडजस्ट करके बाहर 6 लाख लिख दो, हो जाएगा एडजस्ट। लेकिन अगर लॉस ज़्यादा है जर्नलिज्म से भी 24, तो 4 माइनस का लेके जाना पड़ेगा बाहर आपको। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेबल है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कैश से वापस कैश आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे आपके पास कैश है, पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर डेटर को उधार जाएगा, फिर जाके कैश आएगा। ये होता है ऑपरेटिंग कैश साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, आप शुगर बनाते हैं, शुगर मिल है, गन्ना से चीनी बनाते हैं, तो सबसे पहले जेब से पैसा निकालो, शुगर केन खरीदो, गन्ना, वो पड़ा रहेगा गोडाउन में। मान लो वो गोडाउन में 1 महीना पड़ा रहता है या 2 महीने, 1 महीना चीनी बनने में लगता है और 3 महीने फिनिश गुड्स पड़ा रहता है और 3 महीने डेटर ले लेते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 2 + 1 3 + 3 6 + 3 9, 9 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। अगर आपको क्रेडिटर भी टाइम दे देते हैं तो 9 महीने में से कम कर लो। मैं कहता हूं आपको गन्ने वाले लोग क्रेडिटर 1 महीने का टाइम दे देते हैं, तो वो कम कर लो, ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने का मान लो, ऐसे है। क्रेडिटर का पीरियड कम कर दिया जाता है, वरना जोड़ लो सारा। कैश निकला, रॉ मटेरियल खरीदा, पड़ा रहा गोडाउन में, फिर चीनी बनी, वो खर्चा हुआ, फिर चीनी, तैयार चीनी पड़ी रही गोडाउन में, ऐसे थोड़ी है कि फैक्ट्री से बनी और बिक गई, पड़ी रही, फिर बिकी तो उधार बिकी, डेटर से आने में टाइम चाहिए। जितना ये ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा उतना ही रिस्क है, आपको पैसा ब्लॉक ज़्यादा होगा। जितना ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा उतना ही वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर 9 महीने के बाद कोई पैसा आना है तो वो नॉन करंट असेट्स है, और जो 9 महीने के बाद देना है नॉन करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे देखो, ऐसा भी हो सकता है, लो मैं कहता हूँ जी 3 महीने ये पड़ा रहता है, 4 महीने यहाँ, 3 महीने चीनी बनने में लगते हैं, 13 महीने हो गए, देख लो 3 + 3 6 + 4 + 3 13 महीने। जो 13 महीने में मिल जाएगा अमाउंट विच इज रिलाइजेबल विद इन 13 मंथ्स, यानी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो करंट असेट्स है। विच इज पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल 13 मंथ्स, तो वो क्या है? करंट लायबिलिटी है। यानी मैन्युफैक्चरर में ये ऑपरेटिंग साइकिल होता है, कैश से वापस कैश आने में कितना गैप है, वो उस पीरियड के अंदर जो पैसा देना और लेना है वो करंट है, उस पीरियड के बाद जो लेना देना है वो नॉन करंट आइटम है। क्लियर? करंट नॉन करंट देख लेंगे। और अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, मैन्युफैक्चरर नहीं तो ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट आप पे लगता ही नहीं, फिर आप 1 ईयर को ही बेस मान के चलो, 12 महीने, 1 ईयर के अंदर जो अमाउंट विच आर पेबल विद इन 1 ईयर कैन बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। आफ्टर 1 ईयर पेबल है तो वो नॉन करंट। ऐसी अमाउंट रिलाइजेबल विद इन 1 ईयर तो करंट असेट्स, रिलाइजेबल आफ्टर 1 ईयर तो नॉन करंट असेट्स। तो आप इस फॉर्मेट में नॉन करंट लायबिलिटी वो हैं जो साल के अंदर नहीं देनी, उसके बाद देनी है, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। जैसे बैंक लोन लंबे टाइम के लिए होता है, पब्लिक डिपॉजिट लिखाओ, खुला डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है जनता से कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट वो नॉन करंट। डिवेंचर भी लंबे टाइम के लिए होते हैं, नॉन करंट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी के प्रॉफिट में थोड़ा फर्क होता है, जिस वजह से टैक्स की लायबिलिटी भी कम ज़्यादा होती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग और अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग। तो कभी डीटीए बनता है तो कभी डीटीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ऐसे कभी तो ये बनता है, कभी डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट डेबिट टू P&L, कभी इस तरह से होता है। तो कभी डीटीएल तो कभी डीटीए।
तो डीटीए असेट में जाता है, नॉन करंट असेट्स, और डीटीएल नॉन करंट लायबिलिटी। इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, आप आईपीसीसी लेवल मतलब इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। तो ये टैक्स का फ़र्क है इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी के अंदर, जिस वजह से ये डेफर्ड टैक्स असेट्स या लायबिलिटी बनती है, इसे नॉन करंट असेट्स या लायबिलिटी माना जाता है। डीटीएल है तो नॉन करंट लायबिलिटी, डीटी है तो नॉन करंट असेट्स। ओके, एम्प्लॉई के पीएफ, ग्रेचुटी फंड, लीव सैलरी बड़े टाइम बाद देनी है जब वो रिटायर होंगे, तो नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दो। लेकिन ऐसे प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म है, जैसे टैक्स चुकाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिपेयर करवानी है, प्रोविजन फॉर रिपेयर, वो कोई डिविडेंड अनक्लेम, चेक वापिस आ गया, देना पड़ेगा जब बंदा मांगेगा, तो करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब इधर। अगर मान लो 1 मिनट के लिए 5 ईयर के बाद लोन पेबल है, 5 साल बाद चुकाना है लोन, तो नॉन करंट। लेकिन मैं कहता हूं 4.5 साल ऑलरेडी जा चुके हैं, अब जब बैलेंस शीट बन रही है तो उसमें बस 6 महीने रह गए लोन में, अब 6 महीने बाद चुकाना है अपने, तो पास्ट छोड़ो, पास्ट में 4.5 साल बीत गए हैं, पहले कभी वो नॉन करंट था, लेकिन अब जब बैलेंस शीट बन रही है तो उसमें टाइम कितना बचा है पेमेंट में, 6 महीने, यानी विद इन ईयर पेबल है। तो इस बार वो कहाँ आएगा, नॉन वो किस में आएगा, करंट लायबिलिटी में। इनका इंटरेस्ट भी किधर आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन, वो भी करंट। यानी लोन 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर पेबल है तो नॉन करंट में आया, लेकिन जब लास्ट में आपने देखा कि अब तो टाइम ही थोड़ा बच गया है, इस साल ये कहाँ आएगा, करंट में। या किश्तों में पैसा देना है आपने, एक किश्त बस विद इन ईयर ड्यू है, जो इंस्टॉलमेंट विद इन ईयर ड्यू है वो तो करंट में डाल लो, 4 किश्तें और है वो तो अगले सालों में देनी है, वो नॉन करंट में रख लो, समझे। मान लो अपन 31 मार्च को अकाउंट बना रहे हैं, तो हर साल किश्त देते हैं हम 1 जुलाई को, तो जो इस साल की जुलाई की किश्त है उसको तो 3 महीने बाद देना ही है, उस अमाउंट लायबिलिटी को कहाँ दिखा दो, करंट लायबिलिटी में। बाकी जो अगले सालों में देनी है वो नॉन करंट में, इस तरह। तो आपको वो सारी चीज़ें, लॉन्ग टर्म लोन, डीटीएल, डिवेंचर, पीएफ, ग्रेचुटी इधर दिखाने हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग है जो विद इन ईयर चुकानी है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रपोज डिविडेंड होता ही नहीं आजकल, तो प्रपोज अनपेड डिविडेंड हो सकता है, अनपेड डिविडेंड। ओके, तो वो रिपेयर प्रोविजन, टैक्स का प्रोविजन इधर। फिर नॉन करंट असेट्स में जो रिलाइजेबल आफ्टर 1 ईयर है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डीडीए, या फिर किसी को हमने लोन दे रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह। और एक बात, एक ना देखो रियल फॉर्मेट देखो तो फिक्टिशियस असेट्स नाम की कोई असेट आज की डेट में बुक्स में दिखाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी वही बात है कि कुछ चीज़ें ट्रेंड के साथ चल रही हैं, अभी धीरे धीरे बदलेंगी। जैसे ये एक्सपेंस नहीं होते, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस या अंडर राइटिंग का कमीशन, ये सब, इन सब को नाम दिया जाता है फिक्टिशियस असेट्स, नाम की ही असेट्स। इन सबको कहाँ दिखा दिया जाए, नॉन करंट असेट्स के अंदर दिखा दिया जाए, इन सबको नॉन करंट असेट्स के अंदर। वैसे तो इनको दिखाई ना जाए, सही बताऊं तो AS 26 ने कह दिया है कि ऑल आर इंटेंजिबल आइटम्स, असेट्स नहीं है ये सब इंटेंजिबल आइटम्स हैं, और मस्ट बी रिटन ऑफ, मस्ट बी रिटन ऑफ इमीडिएटली। इसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना बंद करो। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लगे 5 लाख, सारे उठाओ पहले ही साल P&L में डाल दो। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, कहता है पहले साल ही P&L में डाल दो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, AS 26 ने तो कह दिया कि इमीडिएटली राइट ऑफ कर दो, धीरे धीरे डेफर्ड करना बंद करो, देयर इज नो डेफर्ड वेन्यू एक्सपेंस। लेकिन कंपनी अभी भी क्या है, अब कोई नया लॉ आता है धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अडॉप्ट करते ही नहीं लोग। तो जब तक धीरे धीरे राइट ऑफ वाला कंसेप्ट लोग चला रहे हैं, थोड़ा सा P&L बाकी पड़ा है, तो वो पड़ा हुआ ये यहीं आएगा अदर नॉन करंट असेट्स में। अदर नॉन करंट असेट्स में ये जो फिक्टिशियस असेट्स है ना, फिक्टिशियस जो असेट है ही नहीं सही मायने में, तो
धीरे धीरे राइट ऑफ करने हैं, ये लॉस हैं, एक्सपेंस हैं, तो वो तब तक नॉन करंट असेट्स में दिखा दो। रियल फॉर्मेट में नहीं है ये। कंपनी का ओरिजिनल फॉर्मेट देखो, आपको वो नेट पे तो नहीं मिलेगा इसका कॉलम, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है, नॉन करंट असेट्स में लोग डाल रहे हैं। ये फिक्टिशियस है, नाम की सेट्स है, ये सेट्स नहीं है। जबकि इंटेंजिबल असेट्स तो दिखती नहीं पर उनकी वैल्यू होती है, वैल्यूएबल होती है, इनकी वैल्यू जीरो होती है, जीरो वैल्यू इनकी क्या, जीरो। लेकिन इंटेंजिबल क्या है, वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है। उनको तो जैसे गुडविल होगी, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ब्रांड नेम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, ये फॉर्मूला हो गया, ये सब इंटेंजिबल असेट्स हैं, वैल्यूएबल होती हैं, ये नॉन करंट असेट है, वो तो नाम की सेट्स हैं। तो एक बार दिखा दो, क्योंकि चल रहा है ट्रेंड अभी भी अदर नॉन करंट असेट्स पे। करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो विद इन इंटेंशन टू रिटेन ओवर 1 ईयर है तो नॉन करंट असेट्स, इंटेंशन टू सेल इट विद इन ईयर है तो शॉर्ट टर्म यानी कि करंट असेट्स में। कैश, बैंक सब आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट है ओरिजिनल बैलेंस शीट का, शेड्यूल 3 पार्ट 1। उसके बाद फॉर्मेट है P&L का, जो कैश फ्लो में भी बना देखा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे लिए अगर बनाओ तो मेरा रेवेन्यू क्या है, फीस। ऐसी कंपनी है माल बेचती है तो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू सेल, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अदर इनकम आ जाएगी इसमें। अदर इनकम में क्या आ जाएगा, वही कोई रॉयल्टी, कमीशन, कुछ इस तरह की इनकम आई है। लेस कर दोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस कम कर दो, और जो माल खरीदा वो, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो आपने P&L का फॉर्मेट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का, शेड्यूल 3 पार्ट 2, उसमें फॉर्मेट है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये तो आपकी इनकम का कॉलम हो गया, ठीक है। फिर आप एक्सपेंस लिखोगे जब, डिफरेंस ऑफ स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आप देख लो, जैसे मान लो मैं कहता हूं ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 70, 30 का तो ये कंज्यूम, परचेज कितनी है 2 लाख। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आप कहेंगे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो आप कहेंगे 2,30,000 रुपये हो गया ये, ठीक है ना। आप कहेंगे ओपनिंग कितना 1 लाख, परचेज 2 लाख माइनस क्लोजिंग 70, 230। या फिर आप ऐसा करो, ओपनिंग 1 लाख माइनस क्लोजिंग 70, 30,000 तो खर्चे में ये डाल दो, और परचेज 2 लाख ये डाल दो, तो हो तो 230 ही गया ना। वो इस तरह दिखा देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस दिखा देते हैं, और परचेज जो है वो डाल देते हैं। वरना आपको इन दोनों की जगह सीधा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डाल दो, चाहे एक ही बात है। एम्प्लॉई बेनिफिट दिखा दो, जिसमें वेजेस भी आ गई, सैलरी भी, अब कोई ट्रेडिंग काउंट तो है नहीं, पीएफ का कॉन्ट्री सब इसमें आ गया। मान लो मैं कहता हूं ये 5 लाख है, अदर इनकम में आपको कोई इंटरेस्ट, रेंट इनकम आ गई है, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कोई ब्रोकरेज रिसीव्ड, कोई भी अदर इनकम है वो इधर। ओके, मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय बेनिफिट जो है वो 60,000 है। फाइनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस में कोई इंटरेस्ट वगैरह आ गया है, कोई डेप्रीसिएशन और अदर राइट ऑफ, जो भी कोई डेप्रीसिएशन या कुछ और राइट ऑफ करना है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बचे हुए अदर एक्सपेंस, इसके अलावा सारे खर्चे भर दो। क्या, मान लो ये ब्याज का खर्चा 20,000 है, डेप्रीसिएशन 40 है, ठीक, अदर वाले 50 है, करना टोटल कितना हो गया ये 30 प्लस 2 लाख
प्लस 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50, ये 4 लाख हो गया बी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, अभी टैक्स वैक्स बाद में देखेंगे। तो ये 520 था, 520 में से ए माइनस बी करके 1,20,000 आ गया। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, वो बाद में करें, अब एडजस्ट करेंगे। यानी अगर मैं कहता हूं कि ये प्रॉफिट 1,20 है, ये प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या इनकम होता है अर्थक्वेक से नुकसान, आग लगी नुकसान, फ्लड आने से नुकसान, लॉटरी लगने की इनकम, सट्टा लग गया वो, तो 1,20, इसमें से लेस कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या कोई इनकम है, मान लो 10, ताकि दुनिया को पता लगे प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है, 1,10। ऐसी कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो नीचे, जैसे पिछले बार की सैलरी अब याद आई, खर्चे में ना दिखा के राम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी थी सैलरी की जगह, वो अब याद आ गई, वो यहां कम करके दिखा दो। प्रायर ऊपर ना जोड़ो, प्रायर पीरियड आइटम वो यहां करके दिखा दो। मान लो वो 20,000 थी, तो प्रॉफिट आफ्टर प्रायर पीरियड आइटम, आफ्टर प्रायर पीरियड आइटम, कुछ एरर ठीक कर लिए अपने, कुछ एरर थे। अब आप टैक्स काट लेना बस लास्ट में, ठीक है, जितना भी टैक्स होगा, मान लो 20%, 30% टैक्स है 27,000, तो 63,000 पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा कंपनी का। ऐसे कोई बिजनेस ऑपरेशन बंद कर दिया, एक प्रोडक्ट बंद कर दिया, एक ब्रांच बंद कर दी, उसके कोई हिसाब किताब अभी भी बना रहे हो, उसका सारा निपटा रहे हो, उसका फायदा नुकसान अलग ही निकाल लो, इसमें ना जोड़ो उसकी सेल उसूल कुछ भी, उसको बंद कर चुके हो तो उसका फायदा नुकसान निकाल के सीधा एंड में जोड़ दो। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो बंद कर दिया, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, AS 24 के अकॉर्डिंग होता है। चलो, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल या फीस वगैरह, अदर इनकम, ये सारे एक्सपेंस हो गए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डाल दो सीधा, या ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, और परचेज जो है वो डाल दो, बात तो वहीं पहुंच जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे। एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस, सैलरी, PF कंट्रीब्यूशन, फाइनेंस एक्सपेंस में इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन, अदर राइट ऑफ, अदर एक्सपेंस सारे भर दो यहाँ, स्टेशनरी, प्रिंटिंग वगैरह जो भी है, बिजली पानी का बिल और सारा, तो B आ गया। A माइनस B इनकम। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कोई अर्थक्वेक का नुकसान, चोरी, आग लगने का नुकसान, तो वो अलग से नीचे कम कर दो, यहाँ ना जोड़ो खर्चे में, ताकि दुनिया को अलग से पता लगे कि अगर ये तूफान, ये फ्लड ना आता तो प्रॉफिट ज़्यादा होते। ऐसे कुछ पिछले साल की सैलरी की एंट्री गलत थी, वो ठीक की, तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, लेकिन लिखना तो था ही, अब गलती हो गई है पास्ट में, तो वो डालो P&L में, लेकिन उसे ऐसे डालो, प्रायर पीरियड आइटम यानी पिछले पीरियड की आइटम दिखाओ, और प्रॉफिट आफ्टर प्रायर पीरियड आइटम ऐसे बनाओ। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो यूज़र की, इस तरह से दिखाओ। करंट टैक्स, डेफर टैक्स, ये भी AS 22 का मैटर है, DTA DTL बनता है, वो छोड़ो। करंट टैक्स है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, ओके। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है कोई, तो वो भी एड लेस कर लो। ये जो ये प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इसी के बेस पे आप बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, अब आप ये AS 20 पढ़ोगे इंटर में समझोगे। जो आप बेसिक अर्निंग पर शेयर है, इसका मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पर शेयर क्या प्रॉफिट आया वो। अब डाइल्यूटेड क्या है, इसका मतलब होता है कि जो शेयर आज शेयर नहीं पर शेयर हो सकते हैं, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हैं, जो आज शेयर नहीं पर शेयर हो सकते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो अगर वो कन्वर्ट हो गए होते तो अर्निंग पर शेयर क्या होती, दैट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ये तो आप AS 20 पढ़ोगे तो जानोगे, ये तो ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखा है। तो चलो, मैंने थोड़ा फॉर्मेट बताया। शेयर का मीनिंग कैपिटल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। हर कोई ये शेयर खरीद के ओनर बन जाता है, कैपिटल का कंट्रीब्यूटर बन जाता है। इस पैसे को इकट्ठा करके कंपनी बड़ा बिजनेस करती है। फेस वैल्यू लिखी होती है जब आप शेयर खरीदते हो, क्या है, तो कभी प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, कभी पार पे, डिस्काउंट पे तो शेयर इशू होना बंद हो गया है। ठीक है, ये सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। शेयर कैपिटल, ये तो थ्योरी लॉ में भी पढ़ी, ऑथराइज, इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब, ठीक है, रिजर्व कैपिटल, ये सब कुछ पढ़ा है आपने। डिविडेंड किस पे दिया जाता है, नेक्स्ट पे आ जाओ।
पेड अप कैपिटल में मान लो 1 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, 1 लाख शेयर हैं 8 पेड, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 8 लाख हो गए। तो आपको डिविडेंड किस पे देना है? पेड अप पे। अरियर हो तो काट लो। अगर मान लो मैं कहता हूं 10,000 रुपये कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर है तो काट लो, 7,90,000 रुपये पे डिविडेंड देना है। और कॉल्स इन एडवांस पे अक्सर दिया नहीं जाता। मान लो 10-20,000 रुपये की कोई कॉल्स इन एडवांस भी है, कुछ लोगों ने जल्दी दे दिया है, तो इस पे अक्सर नो डिविडेंड। अरियर पे काटना है डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल से मतलब अरियर काट के कॉल्स इन अरियर, लेकिन डिविडेंड जोड़े बिना, वो सॉरी कॉल्स इन एडवांस, तो पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है अरियर काट के। टाइप ऑफ शेयर पढ़ चुके हैं लॉ में भी, प्रेफरेंस इक्विटी, प्रेफरेंस के भी टाइप है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इक्विटी शेयर जिनको बाद में पैसा मिलता है, बचा हुआ डिविडेंड बाद में। शेयर कैश भी इशू किए जा सकते हैं, अदरवाइज देन कैश भी। कैश तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्डिंग खरीदी, वेंडर को बदले में शेयर दे दिए, तो वो अदरवाइज देन कैश इशूड हैं। ओके, ये सब डिफरेंट राइट वाले शेयर भी इशू कर सकती है, मैक्सिमम 74% ऑफ टोटल शेयर्स कंपनी, वो भी अपने पढ़ा था, 43 सेक्शन है वो। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी फीचर की बात कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर सरकार ने खरीद लिए हों। फॉरेन कंपनी कौन सी है? जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट की पेड अप कैपिटल, एक्चुअल में ये पेड अप कैपिटल का रूल फिक्स नहीं है अभी, ये पुराने वाले रूल दे रखे हैं, 5 लाख 1 लाख पब्लिक प्राइवेट, क्योंकि अभी वो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट नहीं आया है कुछ भी। प्राइवेट कंपनी के फीचर के ऊपर क्वेश्चन है, तो बस इसमें यही है। फर्स्ट टॉपिक के अंदर आप इसके अंदर जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने की कोशिश करो, देख लेंगे अपन। फिर उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर है, इसकी वीडियो देखो, बहुत अच्छी वीडियोस मैंने आपको डाली थी ग्रुप में, वो देखो, कोई डाउट हुआ देख लेंगे बस, अड़ना वो, और इसमें भी कुछ खास नहीं आगे के टॉपिक्स में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।